हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं। मैं हूं नवीद कनात्रा और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, जैसे कि आपने वीडियो का टाइटल पढ़ लिया है, इट्स अबाउट गूगल एआई ओवरव्यूज एंड एआई मोड। और उसमें रैंक किस तरीके से करते हैं, डिफरेंस क्या होता है एआई ओवरव्यू और गूगल एआई मोड में, और गूगल एआई मोड में या एआई ओवरव्यू में रैंक किस तरीके से करते हैं। अच्छा, इस पॉइंट पे आगे बढ़ें। सबसे पहले जो इस टॉपिक के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको ये दे दूं कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब क्यों नहीं करते। सोचने वाली बात है। जो इन्फॉर्मेशन, जो कंटेंट मैं चैनल पे प्रोवाइड करता हूँ, अगर आप चाहते हैं कि आप उससे रेगुलरली मुस्तफ़ीद होते रहें, तो मेरा ख्याल है अगर सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपके लिए भी बेहतर है और मेरा भी भला हो जाएगा। तो बस ये है, वीडियो को लाइक कर लिया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, तो मुझे ऐसा होगा कि आपके लिए मेरा कंटेंट कुछ कारआमद है, तो मेरे लिए भी एक तरीके की मोटिवेशन रहेगी आगे काम करने के लिए। आगे अल्लाह पाक सबके लिए आसानी करे। अब आ जाते हैं हमारे टॉपिक पे। अब यहाँ देखिएगा, ये देखिए मैंने एक क्वेरी यहाँ पे ऐड की है, बेस्ट फार्मा एक्सपोर्टर इन कराची। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले गूगल एआई ओवरव्यू में और एआई मोड में फ़र्क क्या है। ठीक है, अच्छा, सामने सामने लिखा हुआ है, देखिए क्या कह रहा है, गूगल एआई ओवरव्यू। सही है, यहाँ पे सामने सामने लिखा हुआ आ रहा है आपको। अब यहाँ पर इसने क्या किया, मैंने क्या क्वेरी लिखी। अच्छा, इसमें मेरे एक क्लाइंट भी है, ठीक है, वो यहाँ पे रैंक कर रहे हैं। ये टॉप वाले मेमन ट्रेडर्स जो है, ये मेरे क्लाइंट है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, बेस्ट फार्मा एक्सपोर्टर इन कराची। अब यहाँ पर क्या है, ये फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्टर है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है इनका कंपटीशन भी अच्छा खासा है यहाँ पे, क्योंकि हम कराची में रहते हैं। कराची में इतनी बड़ी मेडिसिन मार्केट है, जितने लोग जानते हैं उनको पता होगा। तो इतने सारे एक्सपोर्टर है उस मार्केट में, और उस चीज़ में रैंक करना इट्स नॉट एन ईजी थिंग। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह आई मैनेज टू रैंक हिम इन ऑर्गेनिक एज वेल। आप देख सकते हैं ऑर्गेनिकली भी ये टॉपर है। ठीक है, और गूगल एआई ओवरव्यू में भी आ गए हैं माशाल्लाह से। ठीक है, तो कहने का मकसद ये है कि इसको रैंक किस तरीके से करना है। पहले हम एक इस टॉपिक का पहला हिस्सा कंप्लीट करते हैं, फिर नेक्स्ट पे आते हैं। ठीक है, इसके अंदर एक एआई ओवरव्यू पे बात हो गई हमारी। गूगल एआई ओवरव्यू इस रिजल्ट को कहते हैं जो सामने दिखा रहा है, जो सामने सामने लिखा भी हुआ है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है ना, आपकी अगर एसईओ के हवाले से पहले से नॉलेज रही है तो आपको याद होगा एआई ओवरव्यू ये एक तरीके का नया पोजीशन जीरो ऑप्टिमाइजेशन है। एक वक्त था जब टॉप पे गूगल किसी एक क्वेरी का आंसर टॉप पे कभी कभी दिखा देता था। नीचे ऑर्गेनिक रिजल्ट्स होते थे इस तरीके के, और टॉप पे सिर्फ एक आंसर दिखा देता था, एआई से जनरेटेड नहीं होता था वो। किसी भी वेबसाइट पे उसका रेलेवेंट आंसर अगर उसको फाइंड कर दे तो उसका पूरा चंक उठा के दिखा देता था। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे कुछ होगा, ये देखिए इस तरीके से रिजल्ट आता था पहले। वेबसाइट में से वो चंक उठा के सीधा सीधा दिखा देते थे। इसमें गूगल के एआई को कोई काम नहीं था, उसमें सिर्फ वो वहाँ से चंक रीड करके जैसा आंसर क्वेश्चन होता है, जैसे हाउ टॉल आर हाई जंपर्स, तो यहाँ पर एग्जैक्टली एक आंसर लिखा हुआ था, तो पूरा का पूरा उठा के इसने पोजीशन जीरो ऑप्टिमाइजेशन पे दिखा दिया। हालांकि ऑर्गेनिकली ये थर्ड पर रैंक कर रहा था, लेकिन रेलेवेंस की वजह से इसको पोजीशन जीरो पे दिखा दिया था। ठीक है, तो इसको पोजीशन जीरो ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं। ये इसका ओल्ड वर्जन था। अब पोजीशन जीरो ऑप्टिमाइजेशन का नया वर्जन है गूगल एआई ओवरव्यू, जिसमें बाकायदा एआई वेबसाइट्स को देखें, मुख्तलिफ वेबसाइट से आंसर्स लेता है और उनका पूरा एक चंक कस्टम कस्टम बना के प्रॉपर एक आंसर के फॉर्म में यहाँ पे देता है। तो ये हो गया गूगल एआई ओवरव्यू। अब नेक्स्ट आ जाते हैं एआई मोड क्या है। अब इसमें एआई मोड तक जाने के दो रास्ते हैं, या तो मैं सीधा सीधा यहाँ पर क्लिक कर लूँ एआई मोड, या तो इस हवाले से मैं मज़ीद और सवाल कर लेता हूँ, जैसे कि देन हु आर द लीडिंग फार्मा ट्रेडर्स इन पाकिस्तान। अब मैं यहाँ पर इसको करता हूँ तो ये भी एआई मोड ही खोल देगा यहाँ से। अगर मैं वहीं पे इससे सवाल करता हूँ तो एआई मोड भी ओपन कर देगा। अभी क्या कर रहा है, मैंने मैंने कहा भाई पहले मुझे फार्मा एक्सपोर्टर्स इन कराची के बारे में बता दो। इसने मुझे बता दिया कि ये सब है। इसमें देखिए मेरे क्लाइंट तो टॉप पे ही है यहाँ पे। अच्छा, अब आ जाते हैं, मैंने कहा अच्छा अगर ऐसा है तो मुझे बता दें कि फार्मास्यूटिकल ट्रेडर्स इन पाकिस्तान कौन कौन से हैं, ठीक है, जो लीडिंग है। तो ये देखें इसने इसका जवाब दे दिया। अब पहले क्या था कि गूगल एआई ओवरव्यू दिखा रहा था। अब एआई मोड तक जाने के दो तरीके, या तो लेफ्ट साइड पे मैं क्लिक कर लेता, ठीक है, एआई मोड पे, और आ जाता वो सीधा सीधा, या तो मैंने वहीं पर ही उससे अपना एक और सवाल कर लिया और उसने उसका जवाब अब मुझे सामने गूगल की स्क्रीन पे नहीं दिया, बल्कि पूरा एआई मोड खोल के उसका जवाब दिया उसने। अब यहाँ पर भी देख लेते हैं, ये कराची में, और यहाँ पे हु आर द लीडिंग फार्मास्यूटिकल ट्रेडर्स इन पाकिस्तान। अब
देखें शायद यहाँ पर भी आ रहे हों, देखो यार यहाँ पर भी आ रहे हैं, चलो गुड हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो खैर यहाँ पर भी रैंक किया है, मैंने पहले देखा नहीं था लेकिन ये चलो मुझे भी दिख गया, अच्छा है। तो कहने का मकसद ये है कि एआई ओवरव्यू और एआई मोड का सिंपल सिंपल सा इतना इतना सा डिफरेंस है, ज़्यादा कोई मसला नहीं है। अगर आपको मजीद और डीप में जाना है तो आप एआई मोड के थ्रू जा सकते हो, वरना बेसिक जो है आपको अपने क्वेश्चन का आंसर एआई ओवरव्यू में मिल जाएगा। और ये आपकी चॉइस है कि आपको मजीद और सवालात करने हैं तो फिर आपके लिए एआई मोड खुल जाएगा और फिर आप उसको वहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं। अब सवाल ये है कि ये एआई ओवरव्यू या एआई मोड जो कि एक ही चीज़ है, ठीक है, इसमें अपने आप को रैंक कैसे करवाएं। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, वन स्टेप बैक आते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं हम, अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, ये देखें। अब यहाँ पे रिजल्ट को पहले देखते हैं। देखें पहला रिजल्ट मैंने कोई भी कीवर्ड डाला, पहला रिजल्ट क्या था, एआई ओवरव्यू। दूसरा रिजल्ट क्या है, गूगल लोकल पैक 3, ठीक है। तीसरा रिजल्ट क्या है, यहाँ पे गूगल के 10 ऑर्गेनिक रिजल्ट्स, ऐसा ही। अब एक चीज़ सोचने वाली है, यहाँ पे गिनते हैं एक चीज़, अब हम काउंटिंग करेंगे, ठीक है। यहाँ पे जब मैंने सवाल किया इससे, तो यहाँ पर इसने मुझे 4 बताए, ठीक है। गेट्स फार्मा सब जानते हैं, गेट्स फार्मा का नाम कौन नहीं जानता, इट्स अ जाइंट, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ के जो लोकल प्रोवाइडर्स हैं, इसमें जेनिक्स फार्मा, आई गेस ये भी मैन्युफैक्चरर, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, आई एम नॉट श्योर एग्जैक्टली। जाफा भी मैन्युफैक्चरर है, ठीक है, मैन्युफैक्चरर भी और एक्सपोर्टर भी है। ये मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर, ये भी मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर, ये भी मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर। इतना तो मुझे पता है क्योंकि मैं इस क्लाइंट के साथ काम कर रहा हूँ, तो मुझे पता है ये किन किन आइटम्स में डील करते हैं और इनके कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं और कौन कौन मैन्युफैक्चरर है। तो इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, इन दो का तो मैं कन्फर्म हूँ, शायद ये भी मैन्युफैक्चरर भी है और एक्सपोर्टर भी है। तो इन 3 जायंट्स के साथ इसको मैंने रैंक कैसे करवाया है, ठीक है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है, ठीक है। देखा जाए ना, क्योंकि ये सिर्फ सप्लायर है, ये एक्सपोर्टर है, इन्होंने कहीं भी मेंशन नहीं किया कि हम मैन्युफैक्चर करते हैं, और मुझे पता है मैन्युफैक्चर नहीं करता है, ये सिर्फ एक्सपोर्ट करता है। और ये 3 मैन्युफैक्चर भी करते हैं, मतलब इनके पास प्रॉपर राइट्स हैं, इनकी हर प्रोडक्ट प्रॉपर पाकिस्तान में रजिस्टर होती है और बाहर मुल्कों में भी ऑब्वियसली, तभी जाके ओवरऑल चलता है काम इनका। और ये भी लाइसेंस्ड एक्सपोर्टर है, बट दिस इज नॉट अ मैन्युफैक्चरर, ठीक है। अब ये एक बहुत सिंपल है, तो यहाँ पर इनको मैंने रैंक कैसे करवा लिया, ठीक है। पहली चीज़, अब आ जाते हैं यहाँ पे, अब ये 4 रिजल्ट है ना, 1 2 3 4 यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर 1 2 3, यहाँ ये 3 रिजल्ट। अब एक चीज़ देखें, कॉस्मो फार्मा, मूसानी और समी, ठीक है, ऐसा ही है। इन तीनों का नाम यहाँ पर नहीं मिलेगा आपको, ठीक है, ऐसा ही। अब यहाँ पर आ जाते हैं, चलें लोकल पैक से हट के बात करते हैं। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 रिजल्ट्स यहाँ पर ये हैं। अब देखते हैं कि कौन कौन से हैं यहाँ पे जो नीचे भी दिखा रहा है, ठीक है। गेट्स फार्मा देखते हैं यहाँ पर है, कहीं भी नहीं है। हालांकि एजीबी फार्मा है जो कि मैन्युफैक्चरर भी है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। गेट्स फार्मा का फेसबुक पेज उठ के आ रहा है, तो इसने यहाँ पे उसको ऊपर रेकमेंड कर दिया, ठीक है, डन हो गया। गेट्स फार्मा आ गया। अब जेनिक्स फार्मा और जाफा भी चेक करते हैं, जेनिक्स भी चेक करते हैं। जाफा कहाँ है टॉप 10 में, जाफा नहीं है, ठीक है। अब जेनिक्स चेक कर लेते हैं, जेनिक्स है, ये रहा, जेनिक्स है, जाफा नहीं है, ठीक है। और मेमन ट्रेडर्स, मतलब ये है कि गेट्स भी है, जेनिक्स भी है, जाफा नहीं है और मेमन ट्रेडर्स है, ठीक है। मतलब ऑर्गेनिक से इसने टॉप 10 से 3 उठाया और जाफा इसने रेकमेंड किया, जो कि ऑब्वियसली टॉप 10 के बाद होगा, अगले पेज पे होगा, 11 12 इस तरीके से आगे किसी पेज पे होगा। अभी चेक कर लेते हैं। ये रहा जाफा, ठीक है, यहाँ से उठाया है इसने, वो भी चैम्बर ऑफ कॉमर्स की वेबसाइट से। फार्मास्यूटिकल लेबॉर्ट्रीज, देखा, ये भी मैन्युफैक्चरर है। तो कहने का मकसद ये है जनाब, तो ये जो हमने रैंक करवा दिया है, ये किस तरीके से हुआ है। तो कुल मिला के मकसद ये है कि मतलब हमने जो एक एफर्ट की थी कि जिसमें हमें एक एक्सपोर्टर के कीवर्ड पे अपने क्लाइंट को रैंक करवाना था, ऑर्गेनिक में भी और गूगल एआई ओवरव्यू में भी, तो किस तरीके से क्या है अब मैं बताता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कुछ प्रॉपर रूल्स होते हैं वो फॉलो करने होते हैं, ठीक है। अब मैं आपको अपने से कोई चीज़ नहीं बताऊंगा, गूगल के अपने ब्लॉग से बताऊंगा, ठीक है। ये देखिए आपके सामने ये गूगल का ब्लॉग खुला हुआ है। अब ये एक एक चीज़ में पूरी एक एक लाइन नहीं पढ़ने वाला है यहाँ पे, ठीक है। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दिया, आप वहाँ पे तसल्ली से पढ़ लीजिएगा, मैं सरसरी तौर पे आपको बताता हूँ कि इसमें करना क्या होता है, ठीक है। अब जो जो पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ ना, उसको
ज़रा अपने पास नोट डाउन कर लीजिएगा। हालाँकि आप चाहें तो ब्लॉग पढ़ सकते हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन जो बातें करने लगा हूँ ना, उस चीज़ को आपने नोट करना है, ठीक है ना? अब गूगल का ये टॉपिक है, टॉप वेज़ टू इंश्योर योर कंटेंट परफॉर्म्स वेल इन गूगल्स एआई एक्सपीरियंसेस ऑन सर्च। वो कौन-कौन से तरीके हैं कि आपका कंटेंट एआई एक्सपीरियंस, अब उसके अंदर गूगल एआई ओवरव्यू आ जाता है, एआई मोड आ जाता है, और फिर आगे जाके जेमिनी भी, ऑब्वियसली जेमिनी भी तो गूगल का ही है, ठीक है? तो उसके ज़रिए भी। तो ऐसे कौन-कौन से तरीके हैं कि आप उसमें रैंक कर सकते हैं? अब जो मुख्तसर सी चीज़ें मैं आपको बताने लगा हूँ, ठीक है? तसल्ली से तो आप आर्टिकल पढ़ लीजिएगा, मैंने लिंक कर दिया है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में। पहले फोकस ऑन यूनिक वैल्यूएबल कंटेंट फॉर पीपल। देखिए, एक टाइम होता था जब प्लेजरिज्म हुआ करता था, आजकल लोग नहीं करते प्लेजरिज्म, क्योंकि अब लोगों के पास एआई है, ठीक है? एआई से अपना यूनिक कंटेंट जनरेट करवा देते हैं। लेकिन फिर भी इसने यूनिक का वर्ड क्यों लिखा? सोचने वाली बात है ना। ये कह सकता था ना कि वैल्यूएबल कंटेंट, लेकिन फिर भी इसने यूनिक का वर्ड यहाँ पे ऐड किया है। इसको भी पता है कि भाई आज के दौर में प्लेजरिज्म नहीं होता है, लेकिन फिर भी इसने यूनिक का वर्ड लिखा। वो यूनिक का वर्ड उसने कंटेंट में नहीं लिखा, कॉन्टेक्स्ट में लिखा है। कॉन्टेक्स्ट से मुराद ये है कि आप अब लाइनें कॉपी नहीं करते, आप उसका मैसेज कॉपी करते हो पूरा का पूरा, ठीक है? अब वो चाहे अल्फाज मुख्तलिफ हों आपके, लेकिन मैसेजिंग सेम होती है। मतलब आप कुछ नया प्रोवाइड नहीं कर रहे, मतलब आपका कॉन्टेक्स्ट, आपका पॉइंट ऑफ व्यू दूसरे कंपेटिटर से डिफरेंट नहीं है, और इसी वजह से वो हेल्पफुल नहीं है, ठीक है? मैं फॉर एग्जांपल एक कीवर्ड लिखूं, बेस्ट बॉडी बिल्डिंग टिप्स, सब वही बता रहे हैं, आप भी वही बता रहे हो, ठीक है? बेस्ट न्यूट्रिशन फॉर, बेस्ट डाइट फॉर वेट लॉस, सब वही बता रहे हैं, तो आपने भी एक और आर्टिकल उसी इन्फॉर्मेशन पे लिख लिया। तो गूगल को आपसे ऐसा क्या नया मिला कि वो आपको दूसरों पर तरजीह दे? क्योंकि भाई आ, आप में और उनमें वही फ़र्क है कि उसने ये आर्टिकल 2 हफ्ते पहले लिखा था, आपने आज लिखा है। आपका आर्टिकल सिर्फ डेट के हिसाब से नया है, कंटेंट के हिसाब से नया नहीं है, ठीक है? तो आपने ऐसा नया क्या प्रोवाइड कर दिया, ठीक है? इसलिए गूगल बार-बार एचसीयू, हेल्पफुल कंटेंट अपडेट को लेके इतना सीरियस क्यों है? क्योंकि गूगल कहता है कि आपका कंटेंट वैल्यूएबल होना चाहिए, आपकी जो मैसेजिंग है, आपका तरीका है, आपका पॉइंट है, वो भी सेम है जो दूसरे का है, ठीक है? तो आप इससे किसी भी सूरत मुख्तलिफ नहीं है, और आपने कोई नया वैल्यू ऐड नहीं किया, और आपने वो नहीं किया, तो आपको इस चीज़ पर ज़्यादा प्रेफरेंस क्यों मिलेगी? बस ये इसलिए यूनिक इस कॉन्टेक्स्ट में कहा गया है, ठीक है? यूनिक और वैल्यूएबल, यूनिक होगा, वैल्यू ऐड करेगा, तो गूगल आपको प्रेफर करेगा, ठीक है? और एक और बहुत ज़रूरी चीज़ कि आपको गूगल पे रैंक करना है, तो आप लोग बहुत सारी गलती ये करते हैं कि आप लोग गूगल के लिए कंटेंट लिखते हैं। इसलिए आप लोग पूरा बार-बार इस चीज़ पे फ़ोकस करते हैं कि एसईओ ऑप्टिमाइज़्ड कंटेंट चाहिए। एसईओ ऑप्टिमाइज़्ड कंटेंट वो नहीं होता है जो गूगल के लिए लिखा हो, बल्कि वो होता है जो यूज़र के लिए लिखा हो। क्योंकि आप गूगल पे फ़ोकस कर रहे हैं, लेकिन दरअसल गूगल यूज़र पे फ़ोकस कर रहा है। तो आपको चाहिए आप भी यूज़र पे फ़ोकस करें, क्योंकि गूगल का भी फ़ोकस वही है, ठीक है? आपने एक कीवर्ड 4 पैराग्राफ में 8 मर्तबा नहीं लिखना है, इट्स फाइन। आप बेशक एक कीवर्ड 1 मर्तबा डालें पूरे कंटेंट में, कोई मसला नहीं है। अब ये सारी बातें खत्म हो चुकी हैं, ये कीवर्ड कितनी बार यूज़ करेंगे, कीवर्ड डेंसिटी डज़ नॉट मेक सेंस, और इसका कोई इम्पैक्ट भी नहीं है। अब एंटिटी एसईओ पे काम होता है, सिमेंटिक एसईओ पे काम होता है। तो अब कीवर्ड की गुलामियों से आज़ाद हो चुके हैं, ज़माना हुए लोग, ठीक है? तो अब इस चीज़ से बाहर आने की ज़रूरत है, और फोकस ऑन यूनिक वैल्यूएबल कंटेंट। आपका कंटेंट कितना मुख्तलिफ है, कितना ज़्यादा वैल्यू ऐड कर रहा है, बस कुल मिला के मकसद ये है। और इसी चीज़ में हमारा दूसरा पॉइंट भी कवर होता है, लेकिन इसमें सिर्फ एक और पॉइंट ऐड होगा, वो ये है कि जैसे हमारा दूसरा पॉइंट क्या है, यहाँ पे प्रोवाइड अ ग्रेट पेज एक्सपीरियंस। इसका कुल मिला के मकसद ये है कि आपके जो वेबसाइट का मेन कंटेंट है वो फ्रंट पर डिस्प्ले होना चाहिए, मतलब यूज़र के लिए ढूँढना आसान हो और गूगल के लिए नेविगेट करना आसान हो। इसमें इतनी सी बात है। जैसे मिसाल के तौर पे आप एक हब पेज बनाते हैं, फिर सपोर्टिंग पेजेस लिखते हैं उसके लिए, ठीक है? अब वो पेजेस भी हो सकते हैं, ब्लॉग्स भी हो सकते हैं, लेकिन आपका हब पेज एक ही होता है, तो वो ईज़िली फाइंडेबल होना चाहिए, ठीक है? आसानी से दिखा जाए, आसानी से नेविगेट कर सके गूगल भी और यूज़र भी, ठीक है? क्योंकि आपने अच्छे-अच्छे कंटेंट लिखे हैं, लेकिन कहीं नेविगेशन में लिंक नहीं है, कहीं एक स्टैंड अलोन पेजेस के तौर पे काम कर रहे हैं। आप गूगल के रहमो करम पे जब उनके क्रॉलर्स से आगे पीछे साइड में आपको क्रॉल करेंगे, तब जाके कोई इल्ला माशाल्लाह कोई एक मिल गया, तो इस तरीके से नहीं। आपकी एक बहुत वैल्यूएबल चीज़ है, तो आप उसको फ्रंट पे शो करेंगे, आपको पता है ये चीज़ आपको इट्स गोइंग टू रीप ह्यूज बेनिफिट्स, तो उसके लिए आपको तैयारी भी वैसी करनी होगी। और नेक्स्ट पॉइंट ये है कि यू हैव टू मेक श्योर कि योर कंटेंट इज़ एक्सेसिबल। एक्सेसिबल एज इन क्रॉलेबल। क्रॉलेबल कब होता है? जब आपकी वेबसाइट्स पे robots.txt फाइल से कुछ भी ब्लॉक ना हो, ठीक है? बहुत सौ को नहीं पता होता, लोग गलत तरीके से रोबोट्स भी बनाते हैं, कुछ लोग सब कुछ अलाउ कर देते हैं, कुछ लोग सब कुछ ब्लॉक कर देते हैं, और ख़ास करके वर्डप्रेस वेबसाइट्स में बहुत सारे लोग डब्ल्यूपी कंटेंट की बहुत सारी डायरेक्टरीज ब्लॉक कर देते हैं। उसके अंदर से कभी कभी जाके जावास्क्रिप्ट रेंडर नहीं होता है, जो कि होना भी चाहिए, कभी कभी ज़रूरत भी होती है उसकी।
तो इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। चैट जीपीटी को जब तक आपकी वेबसाइट का पूरा कॉन्टेक्स्ट नहीं पता, वो आपके लिए एक अच्छा robots.txt नहीं बना सकता। आप नॉर्मली सब कुछ अलाउ करवा देंगे या सब कुछ ब्लॉक करवा देंगे। तो प्रॉपर कहीं से पूछ लीजिएगा। आप अगर खुद एसईओ एक्सपर्ट है तो थोड़ा सा आप रिसर्च कर लीजिएगा और अपना robots.txt सही से बनाना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि कहने को कितनी आसान सी बात है robots.txt फाइलें बनाना, क्या है सब कुछ अलाउ करना, ना ना ना। robots.txt एक बहुत ही टेक्निकल फाइल है, उसको सोच समझ के बनाया जाता है, ठीक है। तो अपनी वेबसाइट की ज़रूरत के मुताबिक उस फाइल को बनाना है आपने। और कभी कभी तो robots.txt डला भी हुआ होता है, इसके बावजूद भी लोगों को अंदाज़ा ही नहीं होता कि बहुत सारे पेजेस पीछे से नो इंडेक्स टैग लगा हुआ है उन पे। या तो कभी कभी वर्डप्रेस वेबसाइट में डिस्करेज सर्च इंजन फ्रॉम इंडेक्सिंग हुआ होता है, जो कि उसमें वर्डप्रेस के अंदर एक ऑप्शन है वो, या तो कुछ पेजेस पे जैसे योस्ट एसईओ या रैंक में कोई प्लगइन डाला हुआ है तो उसमें उस पेज को स्पेसिफिकली नो इंडेक्स हुआ होता है वहाँ पर। तो ये चीज़ का ध्यान रखना ज़रूरी है कि आपके सारे पेजेस एक्सेसिबल है रोबोट्स के थ्रू भी, और और जस्ट मेक श्योर कि कहीं किसी पेज पे, किसी इंपॉर्टेंट पेज पे नो इंडेक्स टैग ना लगा हुआ हो। नेक्स्ट आ जाते हैं स्ट्रक्चर्ड डेटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एक कंटेंट को जिस तरीके से पढ़ते हैं, गूगल उसको वैसे नहीं पढ़ता। गूगल को एक इन्फॉर्मेशन एक सही फॉर्मेट में दी जाती है और उसी को स्कीमा और स्ट्रक्चर्ड डेटा कहते हैं। तो उसके लिए प्रॉपर स्कीमाज इंप्लीमेंट होते हैं, वो आपको इंप्लीमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट है तो मेक श्योर प्रोडक्ट स्कीमा डले हुए हो। अगर ब्लॉग है तो आर्टिकल स्कीमा डले होने चाहिए, एफएक्यू स्कीमा प्रॉपर होने चाहिए। हालांकि गूगल का फोकस आजकल एफएक्यू स्कीमा को लेकर थोड़ा कम हो गया है, लेकिन बाकी स्कीमास फिर भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपका अगर लोकल बिजनेस है तो लोकल बिजनेस स्कीमा उसके अंदर होना चाहिए। अगर इवेंट वेबसाइट है तो इवेंट स्कीमा होना चाहिए। और अगर फूड ब्लॉगिंग है या फिर फूड के हवाले से कोई रेसिपी वेबसाइट है तो रेसिपी स्कीमा अलग से होते हैं, वो डालने चाहिए, ठीक है। तो गूगल को ये इन्फॉर्मेशन एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में प्रोवाइड करेंगे तो गूगल आपको वैसा लेवरेज भी देगा। सीधी सी बात है, आप गूगल की हेल्प करें उस कंटेंट समझने में तो गूगल आपका कंटेंट स्प्रेड आउट करेगा, सीधा सीधा हल है इसके अंदर। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा है मल्टी मॉडल सर्चेस। अब ज़रूरी नहीं है कि ख़ास करके मैं अगर गूगल के एआई मोड की बात करूं तो ज़रूरी नहीं है कि वो सारे जवाबात टेक्स्ट फॉर्म में दे, ठीक है। गूगल टेक्स्ट को रेंडर करता है लेकिन सारे जवाबात टेक्स्ट फॉर्म में नहीं देता, ठीक है। गूगल कभी कभी साइट पे इमेजेस भी दिखा रहा होता है, कभी कभी वीडियोस भी रेफर कर रहा होता है, ठीक है। तो मेक श्योर आपके कंटेंट में ये प्रॉपर वैरायटी मौजूद हो ताकि गूगल को ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें मिले आपके पास से। जब आपने पूरी कवरेज दी होगी ना तो गूगल के पास ज़्यादा चीज़ें होंगी आपसे लेने के लिए, और वही चीज़ें फिर आगे डिस्प्ले करके भी दिखाएगा। तो टेक्स्ट फॉर्म के साथ साथ, और टेक्स्ट भी एक तरीके के नहीं, लोग सिर्फ पैराग्राफ डाल देते हैं, उसके अंदर बुलेट्स डालें। उसके अंदर अगर कोई चीज़ ऐसी है जो टेबुलर फॉर्म में आने की ज़रूरत है तो वो डालें। लोग कार्ड फॉर्म में डिज़ाइन करते हैं, जैसे HTML कार्ड्स बनाते हैं प्रॉपर किसी चीज़ को डिस्प्ले करने के लिए, उस तरीके से करें। और फिर इसके अलावा जैसे सेक्शंस हो गए, ब्लॉक्स हो गए, उस तरीके से बनाएं। उसके अंदर इमेजेस डालें, उसके अंदर वीडियोस डालें, कंटेंट को बहुत वैरायटी में रखें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा खूबसूरत तरीके से आप डिलीवर कर सकें। एक और चीज़ जो मुझे लगता है इसमें मेंशन होनी चाहिए थी जो कि नहीं है, वो ये है कि आपके बैकलिंक्स रेलेवेंट होने चाहिए। देखिए, आपने कितनी बड़ी और कितनी महंगी वेबसाइट पे लिंक लगाया ये मैटर नहीं करता आजकल, लेकिन ये ज़रूर मैटर करता है कि वो वेबसाइट कितनी रेलेवेंट है। फॉर एग्जांपल, एक वेबसाइट का महीने का 1 मिलियन का ट्रैफिक है लेकिन वो आपके नीच से रेलेवेंट नहीं है, और दूसरी वेबसाइट का 10,000 का ट्रैफिक है, वो आपके नीच से रेलेवेंट है, ठीक है। वो लिंक आपको ज़्यादा फ़ायदा देगा बनिस्बत उस दूसरे लिंक के, ठीक है। तो ट्रैफिक साउंड हो लेकिन वेबसाइट रेलेवेंट हो तो वो आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल होगा। और दूसरी चीज़, बैकलिंक्स के साथ साथ मेंशंस पे भी ध्यान देना है आपने, ठीक है। आपने मेंशंस को भी फोकस करते हुए चलना है कि आपके ब्रांड मेंशन, क्योंकि देखें इसके अंदर ब्रांड मेंशन का बहुत बड़ा काम है। अगर गूगल एआई ओवरव्यू में रैंक करना है तो आपके ब्रांड मेंशन ज़्यादा से ज़्यादा होने चाहिए। और ये फ़ौरन इम्पैक्ट नहीं देता है, ये थोड़ा टाइम लेता है, लेकिन ये बहुत अच्छा है क्योंकि देखिए एसईओ स्लो प्रोसेस है लेकिन लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। आपकी 2 साल की मेहनत आपको अगले 5 सालों तक फ़ायदा देती है। तो इसी तरीके से आपको इसको लेके चलना है और मेक श्योर कि आप अच्छी वेबसाइट्स पे अपने ब्रांड मेंशंस मिलें, और वो भी रेलेवेंट वेबसाइट्स पे, तभी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से। तो बस इन चीज़ों का ध्यान रखें और फिर ऑर्गेनिक पे भी एंजॉय करें रैंकिंग को, गूगल एआई ओवरव्यू पे भी एंजॉय करें, एआई मोड पे भी एंजॉय करें, और नवीद भाई को दुआएं दें इंशाल्लाह, ठीक है। बाकी आपकी वेबसाइट के हवाले से आपको कोई हेल्प चाहिए हो, आपको कोई सजेशंस चाहिए हो, या आपको एसईओ सर्विसेज रिक्वायर्ड हो, मैं एसईओ सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ, आई रन माई एसईओ एजेंसी, ठीक है। तो मैं एसईओ सर्विसेज भी प्रोवाइड करता हूँ। इस हवाले से आपको कोई हेल्प की ज़रूरत हो तो आप बिल्कुल रब्ता कीजिएगा इंशाल्लाह। उम्मीद है आपको मेरा कंटेंट यूज़फुल लगा। और अगर इसी तरीके का कंटेंट आप मज़ीद और देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब
करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ फिर हाजिर होऊंगा मज़ीद यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नवीद ग्राहकों को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।